दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के ओल्डर पेपर के सेट 112 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड के 30 प्रश्नों के बारे में। यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है। अतिव्यापन का मतलब होता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे, अर्थात आकृति हमको बनेगी। किस प्रकार से हमको प्राप्त होगी मैं बना के बता देता हूँ। ये ठीक है ना। तो इस प्रकार की आकृति जहां भी दे रखी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है 6/13 और 7/15 के बीच में निम्न में से कौन से संख्या है। तो आपको या तो फिर भाग दे दीजिए, तो भाग देकर भी आप दशमलव में इन सबको ले आइए। दशमलव के अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से बीच में कौन सी संख्या है। और इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया है, चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे के भी देख सकते हैं, बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो उस विधि से तो मैंने पहले आपको करवाया था, इस बार भाग दे के ट्राई कर लेते हैं। तो 13 पंजे 65, तो 0.13 चौक 52, 52 के बाद फिर 8 बचेंगे, 13 7 51, 0.46 है ये। और 7/15 का मतलब होता है 0.6010। ये भी 0.46 रहा है, मतलब हमको 46 से आगे कुछ ज्ञात करना है। 7/15, 15 छंग 90, फिर 10, फिर 15 छंग 90 हो रहा है, फिर 13 पंजे 13 चौक 52, 8, 13 छंग 78, 2, 13 एकम 13, 0.461 और 0.466 इन दोनों के बीच की कोई संख्या आएगी। यानी आपको इनका जो भाग देना है वो दशमलव के 3 अंकों तक आप इनका मान निकालिए, तो जो भी इसके बीच में संख्या आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, a बटे b दे रखा है, तो b माइनस a बटे b प्लस a हमको निकालना है। तो या तो फिर आप मान रख के भी कर सकते हैं, यूँ मान लीजिए कि a का मान 5 है और b का मान 6 है, बस आपको यही मानना है। तो देख लीजिए b माइनस से क्या हो जाएगा, b में से a को घटाना है, 6 माइनस 5 1, और बटे में b प्लस है, मतलब 5 और 6 11, तो 1/11 अर्थात सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 9 छोटे छोटे वृत्त बना रखे हैं, इनमें से एक वृत्त को डार्क कर रखा है फर्स्ट में, फिर दूसरे में 2 वृत्त डार्क कर रखे हैं, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो पांचवें में 5। अब 5 वृत्त डार्क होंगे ही सही, और साथ में जहाँ पे यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, ये देखिए पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे वृत्तों का, जैसे कि मैं सही से आकृति नहीं बना पा रहा हूँ। इस प्रकार से 9 वृत्त बना रखे हैं मैंने। ये जो वृत्त है ये थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉर्नर वाला जो वृत्त है ये ब्लैंक कर रखा है, ये भी ब्लैंक कर रखा है, ये भी ब्लैंक कर रखा है, ये भी ब्लैंक कर रखा है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से पैटर्न चल रहा है उस प्रकार से पैटर्न में यहाँ नीचे कोने वाला भी ब्लैंक होना चाहिए। तो देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ही इस प्रकार का कर रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन में, अगले प्रश्न में सॉरी। पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न में अगली आकृति कौन सी आएगी, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी।
तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज और वृत्त को अलग अलग बना रखा है। उसके बाद फिर क्या किया है, वृत्त के अंदर ही इसी त्रिभुज को उल्टा रख दिया, त्रिभुजाकार इसके अंदर से चाप काट दिया। तो इसी प्रकार से हमको भी करना है। यहाँ क्या कर रखा है, छोटा बना रखा है वर्ग, तो वर्ग को बड़ा बना देते हैं, और ये जो तीर का निशान है इसको हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे। ये इस प्रकार की कोई आकृति अगर हमारे पास बनी हुई रहेगी, ये पूरा ब्लैंक रहेगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगी। इस प्रकार की जो भी आकृति हमको मिलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ दे रखी है इस प्रकार की आकृति। सेकेंड ऑप्शन में दे रखी है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 था। ये जो भिन्न दे रखे हैं इनके परिमाण को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े ओर, जैसे कि 1 2 3 4, ये होता है आरोही क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। तो आप सबसे पहले तो इनको क्या कर लीजिए, दशमलव में व्यक्त कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 0.15 कम 15, फिर 5, 15 3 45, फिर 15 3 45, यहाँ पे हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 दूनी में 21 दिया 63, तो ये 0.123 हो जाएगा, मतलब 2/15 तो आगे ही आएगा। 0.1 के बाद क्या आएगा, 0.2 आएगा, तो ये 5/21 का मान, तो इसके बाद क्या आएगा 5/21, फिर 0.3 अर्थात 3/10। तो ये हो गया इसका सही आरोही क्रम। तो 2/15, 5/21 और 3/10, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, मोहन और सोहन की आयु का गुणनफल 99 है। यदि उनकी आयु का अंतर 2 है तो उन दोनों में से बड़े की आयु ज्ञात कीजिए। तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि 10 है बड़े की आयु, तो छोटे की आयु क्या हो जाएगी, अंतर 2 है तो छोटे की आयु 10 हो जाएगी। तो 12 और 10 का गुणा करने पर 99 थोड़ी आ रहा है, 120 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, 10 तो छोटे की आयु हो जाएगी 8, 10 और 8 80 हो रहा है। यहाँ पर बड़े की अगर 11 मानते हैं तो छोटे की 2 वर्ष कम कर देंगे तो 9 वर्ष। दोनों का गुणनफल 11 9 99 आ रहा है, यही तो आना चाहिए, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, एक प्राचीन राजा द्वारा अपने स्मारक का निर्माण करने के लिए कार्यरत 4000 कर्मचारियों में से 3600 खदान से पत्थरों को लाते थे, जबकि 608 पत्थरों को ले जाने में और साथ ही उनके साथ स्थापन में सहायता करते थे। उनमें से कितने अकेले पत्थरों के स्थापन में सहायता करते थे? क्या बोल रहा है ये, 4000 कर्मचारी थे, उनमें से 3600 जो थे वो पत्थरों को लाते थे, और 608 पत्थरों को ले जाने में और साथ ही उनके स्थापन में उनकी सहायता करते थे। तो कितने बच रहे हैं 3600 के बाद? $3600 खदान से पत्थरों को लाते थे। अब ये बोल रहा है पत्थरों के स्थापन के में सहायता करने वाले कितने हैं, तो 3600 घटा लीजिए 4000 में से, तो 400 जो है वो पत्थरों के स्थापन में सहायता करते होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे 608 दे रखा है, तो 208 ऐसे लोग होंगे जो यहाँ भी कार्य करते हैं और यहाँ भी कार्य करते हैं कॉमन, क्योंकि कुल कार्य करता तो 4000 ही है ना। तो जो अकेले पत्थरों के स्थापन में सहायता करते हैं वो कितने हैं, 400। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। साधारण ब्याज पर 20 साल में एक दोगुनी राशि दुगुनी हो गई तो ब्याज की राशि क्या है?
एक राशि दुगनी हो गई तो ब्याज की दर हमको निकालनी है। तो साधारण ब्याज के हिसाब से हम मान लेते हैं राशि P है, ठीक है ना। एक साल में दोगुनी राशि हो गई वो, तो यानी ब्याज भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तभी तो दोनों का योग क्या होगा 2P हो जाएगा, तो राशि दुगुनी हो रही है ना। तो मूलधन P, दर मान लेते हैं R, और गुणित समय हो जाएगा 20 वर्ष बटे में 100। ब्याज बराबर यही होता है, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है ना। साधारण ब्याज का मान P क्यों लिखा, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि राशि दुगुनी हो जाएगी। तो दुगुनी कब होगी, जब जितना मूलधन है उतना ही हमको ब्याज प्राप्त होगा। तो P से P कट जाएगा और 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो R का मान क्या आ जाएगा, बटे का 5 उधर जाएगा, तो R का मान 5%। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रीति और विमल की आयु 3:5 के अनुपात में है, तो 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो विमल की वर्तमान उम्र क्या है। तो इसको आप चाहे तो x मानकर कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑप्शन से हम करेंगे तो विमल की वर्तमान आयु मान लेते हैं 15, तो क्या बोल रहा है कि आयु का अनुपात क्या है, 3:5 है। तो अगर विमल की आयु 15 है तो 5 का 15 में भाग दीजिए, तो क्या अनुपात आ रहा है, 5 तिया 15 3, तो 3 तिया क्या हो जाएगा, प्रीति की आयु हो जाएगी 9 वर्ष। अब बोल रहा है कि 9 वर्ष के पश्चात, तो 9 में 9 वर्ष के पश्चात प्रीति की आयु 18 वर्ष, और इसमें 9 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगी, 9 और 15 24 वर्ष। तो उनकी आयु का अनुपात तो निकाल लेते हैं, अनुपात 6 तिया 18 और 6 चौक 24। इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, बिल्कुल हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया, आगे के ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाहे तो आप इनको x मानकर भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 2/5 से 155 ज्यादा है तो वह संख्या क्या होगी। तो उस संख्या को x मान लेने में ही फायदा है। तो उस संख्या के 2/5 से, यानी कि x के 2/5 से कितना ज्यादा है, 155 ज्यादा है उस संख्या का 3/5, ठीक है ना। तो 2x/5 को इधर कर देंगे तो माइनस का 2x/5 आ जाएगा, तो हर तो 5 ही रह जाएगा, ऊपर घट जाएगा, 3x में से 2x गया तो x, और सामने क्या बच रहा है, 155 बच रहा है। तो बटे वाले 5 का गुणा कर लीजिए, 15 पंजे 75, 75 और 25 मतलब 775 जो है वो हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए बहुत ही सरल है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष पर निवेशित 30,625 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच में अंतर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, P R बटे 100 की घात 2, ये होता है। तो मान रख देते हैं, P का मान क्या है 30,625 गुणित R मतलब 4, तो यहाँ R की जगह अगर मैं 4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 25, 1/25 आएगा ना, 25 चौक 100, तो 1/25 का स्क्वायर ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1/25 गुणित 25, तो काटापेटी कर लेते हैं, 25 से इसको काटते हैं तो 25 से कम 25, फिर 25 दूनी 50, 56, 6 बचेंगे, फिर 25 दूनी 50, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125 हो जाएगा, फिर 25 को 12-25 से काटते हैं तो 25 चौक 100, 25 नंबर के 225, तो 49 रुपये जो है वो हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दो दोस्त ए और बी क्रमशः स्थानों x और y से प्रारंभ करते हैं जो कि 390 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि ये क्रमशः 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय को बताइए। तो क्या करना है हमको, दोनों दोस्त ए और बी है, एक मिनट,
ये दो स्थानों x और y से प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। यानी कि a जो है वो x स्थान से प्रारंभ करेगा और b जो है वो y स्थान से प्रारंभ करेगा। x इधर आएगा और b इधर आएगा। यहाँ पे b लिख देते हैं और यहाँ पे a लिख देते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 390 किलोमीटर है। और इन दोनों की चाल क्या है? 5 और 8। तो इनकी कुल चाल क्या हो जाएगी? क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। तो कुल चाल क्या हो जाएगी? 8 और 5 13। तो कितना समय लेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। यानी कि 390 बटे 13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 3 39, अर्थात कितना समय लेंगे? 30 घंटे। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको समझ में आना चाहिए और कैसे इसको करना है ये पता होना चाहिए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। y का 80% x है, मतलब y का, चलिए y और x लिख लेते हैं। y का 80% x है, तो y मान लेते हैं कि 100 है। तो y का 80% क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो y का मान 100 है तो x का मान 80 हो गया। तो x का कितना प्रतिशत y है? तो x का कितना प्रतिशत y है हमको निकालना है। यानी कि 80 का कितना प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क, कितना प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बटे 100, क्या है? y। यही हमको पूछ रहा है वो x का। तो 80 का कितना मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत मतलब बटे में 100, y मतलब y का मान 100 ही है, ठीक है ना। तो क्या करना है हमको? सॉल्व कर लेना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 8 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 25 का 5 में गुणा कर लीजिए, 25 पंजे 125%। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि a की आय b की आय से 20% कम है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? फिर वही वाली बात, b की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब b की आय मान लेते हैं 100, अभी अभी तो निकाला है ना हमने। a की आय b की आय से 20% कम है, यानी कि ये क्या है? 80% हो जाएगी a की आय। तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। 20 अधिक है, लेकिन 80 का कितने प्रतिशत बन रहा है ये हमको निकालना है। तो 80 का कितने प्रतिशत? 20 है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जब 100 अंक दिया गया हो तो परसेंटेज डायरेक्ट हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन 100 के अलावा और कोई अंक है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको का क्वेश्चन मार्क अपॉन इंटू करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 16 कर लेते हैं, 20 से कम 20, 20 चौक 80, और 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो कितना प्रतिशत आएगा? 25%। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तो वे सभी एक साथ कार्य पूरा करने के लिए कितना दिन लेंगे? तो तीनों को जोड़ देना है और उसके डबल दिन ही लेंगे। 1/15, 1/10 और 1/12। तीनों को जोड़ने में क्या आ रहा है? ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, मतलब डबल काम हम निकाल रहे हैं। तो जो भी दिन आएंगे ना उनका हम क्या कर देंगे? उनका डबल कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 15 12 180 हो जाएगा, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। 15 चौक 60, 10 छंग 60 और 12 पंजे 60। तो 6 और 5 11, 6 और 4 10 और 5 15, तो 15/60 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 चौक 60, ठीक है ना। 4 में 2 का गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 दिन। 8 दिन जो है वो थर्ड ऑप्शन में दे रखिए। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो भी कार्य से संबंधित है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, वो 20 दिनों के लिए कार्य करता है और उसके बाद बी
उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है, तो कितने समय में बी अकेला कार्य को पूरा करेगा? तो ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, मतलब उसकी कार्य क्षमता है 30। अब वो कितने दिनों तक कार्य करता है? वो 20 दिनों तक कार्य करता है, तो ऊपर आ जाएगा 20 प्लस बी की कार्य क्षमता हमको पता नहीं है, तो बटे में लिख देंगे एक्स। कितने दिनों तक बी कार्य कर रहा है? 12 दिनों तक। 12 दिनों तक बी काम किया, तो क्या हो गया? कार्य समाप्त, यानी कि इक्वल टू 1। कार्य हमेशा मानते हैं 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये जो है 12/x, इसको उधर ले चलते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो 12/x उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/30 को 0 से 0 काट देते हैं ना, 2/3 हो जाएगा। माइनस का 1 उधर से इधर आया तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये भी इधर से उधर जाएगा तो माइनस का 12/x हो जाएगा। तो 3 एकम, ये बटे में 1 लिख देते हैं, 3 एकम 3, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1/3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 का 12 में गुणा कर दीजिए, तो 12 तिया 36। 36 दिन लगेंगे बी को कार्य को पूरा करने में। आप किसी और विधि से भी इसको कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसी कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां शामिल है। एक परीक्षा में 20 लड़कियों द्वारा अर्जित औसत अंक 85 है। समान परीक्षा में 20 लड़कों द्वारा औसत अंक 83 है। तो परीक्षा में अर्जित औसत अंक हमको ज्ञात करने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 85 और 83 का औसत ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों संख्याएं समान है ना, 20 और 20 ही है। तो संख्याएं समान होने पर आपको ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सीधे ही 83 और 85 का औसत ज्ञात कर लीजिए। तो क्या है इनका औसत? 84 है। औसत मतलब मध्य की संख्या, मध्य की संख्या 84 तो है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 मीटर भुजाओं के वर्गाकार भूखंड पर एक गाय 7 मीटर लंबाई की रस्सी द्वारा एक कोने में बंधी हुई है, तो बिना चरे हुए भूखंड का क्षेत्रफल क्या है? मैं आपको समझाता हूँ चित्र से। ये है चित्र, ठीक है ना। ये बोल रहा है वर्गाकार, सॉरी ये चित्र नहीं है, ये चित्र रहेगा, वर्ग बनाना है ना ये। अब बोल रहा है गाय जो है वो 7 मीटर की रस्सी से बंधी हुई है, तो ये मान लेते हैं गाय यहाँ कोने में बंधी हुई है, ये कोना मान लेते हैं, ये रस्सी, ठीक है ना। कितने लंबी रस्सी है? 7 मीटर की, ठीक है। तो ये कितना जो है वो अरे यार सही करने के चक्कर में सब कुछ गलत हो गया। एक मिनट, ये गाय बांध दी हमने 7 मीटर, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 7 मीटर हो गया और ये 14 मीटर का भूखंड हो गया पूरा, ठीक है ना। अब ये जो गाय है कहाँ से कहाँ तक चढ़ सकती है? ये इस प्रकार से इसका वृत्ताकार भाग चढ़ सकती है। पीछे का तो पता नहीं उधर घास है या नहीं है, यहाँ तो घास है। तो बिना चढ़ा हुए भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमको ये जो बच रहा है ये क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको क्या करना है, जो वृत्त का वर्ग का कुल क्षेत्रफल है, वर्ग का कुल क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, यानी 14 का वर्ग क्या हो जाएगा? 196। इसमें से क्या घटा लेना है? ये जो त्रिज्य खंड है ये घटा लेना है, ठीक है। अब त्रिज्य खंड घटाने के लिए त्रिज्य खंड का हमारे पास होना चाहिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री, ये होता है। तो यहाँ पे r का मान क्या है? त्रिज्या हमारे पास ले रखी है 7, तो निकाल लेते हैं। पाई का मान होगा 22/7, और त्रिज्या r² मतलब 7 को 2 बार गुणा करना है, 7 × 7 गुणित थीटा का मान,
थीटा का मान क्या है, तो वर्ग का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बटे में 360। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154, 154 बटे 4। तो 154 में 4 का भाग दे देते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 38.5। तो घटा लीजिए, 196 में से 38.5 को हम घटाएंगे तो 157.5 वर्ग मीटर जो है वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि 20 संतरों का विक्रय मूल्य 30 संतरों के क्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी करवाया था। तो क्या आंसर आएगा इसका, देखिए इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट मैं बहुत कम बताता हूँ, उसका कारण यही है कि शॉर्टकट आप अधिकतर भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 20 संतरों का विक्रय मूल्य 30 संतरों के क्रय मूल्य के समान है। मतलब क्या है, दोनों का अंतर हो जाएगा 10। और कितने पे कमा रहा है ये, 20 संतरों पे कमा रहा है। विक्रय मूल्य पे कमाता है हमेशा व्यक्ति, इसलिए विक्रय संतरों को आप बटे में ले लीजिए, गुणित कर लीजिए 100, तो ये आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो 10 दूनी 20 और 2 से 100 कट जाएगा, कितनी बार, 2 पंजे 10, 50%। 50% थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 3 अनुपात है कि उनकी आयु का गुणनफल 242 है, तो 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों की आयु का अनुपात क्या है, 3 और 1 है। तो मान लेते हैं इनकी आयु क्या हो जाएगी, x मानकर एक क्वेश्चन तो करवा ही देता हूँ, कम से कम 3x और x इनकी आयु हो जाएगी। तो उनकी आयु का गुणनफल अर्थात 3x और x का गुणनफल क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, क्या दे रखा है ये 242। तो 4 और 2 6, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इनकी आयु के गुणनफल 242 नहीं है, 243 है। ये देखो यहाँ 243 अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्योंकि 242 इसलिए गलत हो रहा था क्योंकि 242 में 3 का भाग ही नहीं जाता, अभी 243 हो जाएगा। 3 का भाग दे दीजिए तो 3 8 21, 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो x का मान क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो 3x मतलब 9 तिया 27 और x मतलब 9 एकम 9। तो उनकी आयु का गुणनफल तो दे रखा है, 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 9 वर्ष जोड़ दीजिए, 27 और 9, 9 और 7 16 36 और 9 और 9 18। तो क्या हो जाएगा अनुपात, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सोनू और मोनू के वेतनों का अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनके व्यय का अनुपात 8 अनुपात 11 है, तो दोनों की बचत समान है, तो सोनू के वेतन और व्यय का अनुपात क्या है। तो वेतनों के अनुपात को मान लीजिए x और व्यय के अनुपात को मान लीजिए y। तो क्या बोल रहा है, दोनों की बचत बराबर है, अर्थात 3x जो ये कमा रहा है सोनू, इनमें से क्या वो 8y बराबर, तो मोनू जो कमा रहा है 4x और ये खर्चा कितना कर रहा है 11y का, ये दोनों समान है। तो ज्ञात कर लीजिए आप x अनुपात y क्या हो जाएगा, x को एक साइड ले आइए तो 3x इधर जाएगा तो माइनस का, तो 4x में से 3x गया तो x और 11y इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो सॉरी इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3, वो भी प्लस का, तो 3y बराबर x हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, दोनों की बचत समान है वो तो हमने कर दी, और x और y का अनुपात भी निकाल लिया। तो सोनू के वेतन और व्यय का अनुपात हमको निकालना है। तो सोनू का जो वेतन है
सोनू का वेतन कितना है? सोनू का वेतन है 3, तो 3x बटे में क्या निकालना है हमको? उसके व्यय का अनुपात, अर्थात 8 व्यय हमको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? x का मान क्या रखना है हमको? 3y रखना है। तो x की जगह में क्या रख देता हूँ? x की जगह रख देता हूँ गुणित 3y। तो y से y कट जाएगा तो क्या अनुपात आएगा? 3 3 9, 9/8। तो कहाँ दे रखा है 9/8? फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले आयु में बड़ा व्यक्ति आयु में छोटे व्यक्ति से 5 गुना बड़ा था तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में है। सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है? कंडीशन इसने 2 दे रखी है। आप चारों ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, कौन सा कंडीशन कौन सा ऑप्शन जो है वो पूरी कर रहा है। दोनों कंडीशन जो भी ऑप्शन पूरी करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, तो 20 वर्ष का अंतर है तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड में 20 वर्ष का अंतर दे रखा है, थर्ड में दे रखा है, फोर्थ में भी नहीं है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे। अब लेके चलते हैं सेकेंड जो उसने दे रखा है कंडीशन 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु थी 25 और इसकी आयु थी 5। आयु में बड़ा व्यक्ति आयु में छोटे व्यक्ति से 5 गुना बड़ा था, तो बिल्कुल बड़ा था, 5 का 25 हो रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है। सुल्तान ने 2000 रुपये की एक वस्तु खरीदी, वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे किस मूल्य पर बेचेगा? तो 2000 पर 20% का लाभ कमा लीजिए। 2000 गुणित 120/100 कर लीजिए। 2 0 से 2 0, 120 का 20 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 2400 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 4 पते दे रखे हैं, 4 पतों में से कोई एक पता जो है वो गलत रहेगा। हर बार हमको एक प्रश्न मिलता ही है इस प्रकार का। चलिए शुरू करते हैं। जो मेन पता है उससे फर्स्ट को मिलाइए, HIANZ SUDRING25EMS। ये देखिए फर्स्ट वाला ही गलत मिल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्स और यहाँ पे लिखा हुआ है EM5, तो ये फर्स्ट वाला पता ही गलत है। चलिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है? फर्स्ट के लिए दे रखा है हमको फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। औसत निकालना है। औसत के लिए हमको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 जो संख्या दे रखी है इनको जोड़ना है और 6 का भाग देना है। तो जोड़ लेते हैं। चलिए आप भी जोड़िए, मैं भी जोड़ता हूँ। 9 9 18 9 3 27 और 3 30 और 5 35 और 7 42 का 2 हासिल 4। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 7 52, 5 और 7 12, 522/6, 6 8 48, 4 और 6 7 42, तो 87 जो है वो इसका औसत हो गया। देखते हैं सही है, हाँ सही है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी इसी प्रकार का है, इसमें भी हमको संख्याएं श्रृंखलाएं निकालनी है। जो भी गलत है वो हमको देखना है। SWOI 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 SWOI, अरे ये मिल गया। देखो यहाँ पे 8016 है और बाकी सब में 3016 है। देखो ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट में। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। आशा और निशा 2 बहनें हैं। दोनों अपनी मौसी से मिलने का इरादा रखती है जो कि 25 किलोमीटर दूर है। आशा प्रातः 9 बजे घर से निकलती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जबकि निशा 11:30 बजे घर से निकलती है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर सवार है। तो निशा आशा से कब मिलेगी? सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इन दोनों की रफ्तारों को घटाना है। यानी क्या आएगी हमारे पास? चाल आएगी 5
बराबर। अब ये कितनी दूरी तय कर रही है, तो 9 बजे निकल रही है और ये 11:30 बजे निकल रही है, मतलब ये कर रही है 9 और 2 11, 2.5 घंटे तक अकेली चल रही है। तो 2.5 घंटे में कितना चल लेगी, 4 दूनी 8 और 2 10 किलोमीटर चल लेगी। तो इसके पास चली गई दूरी हो जाएगी 10। अब बटे में हमको निकालना है कितना समय लगेगा, किसको, 9 किलोमीटर वाली को पकड़ने में। तो टाइम आ जाएगा 5 दूनी 10, टाइम का मान क्या आ गया, 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा वाली रफ्तार वाली लड़की कितना टाइम तक चलेगी, तो 9 दूनी 18, लेकिन 18 किलोमीटर चल के पकड़ लेगी। लेकिन ये बोल रहा है हमको टाइम निकालना है, तो टाइम देख लीजिए, 2 घंटे बढ़ा लीजिए, 11:30 में 2 घंटे बढ़ा लेते हैं। तो कितने बजे मिलेगी, ये 1:30 बजे मिलेगी। तो कहाँ दे रखा है ये, शायद 4th ऑप्शन में, हाँ 4th ऑप्शन में दे रखा है। देखो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर यही चाल वाला, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी की यात्रा करता है, 74 मिनट का कुल समय लेता है। तो किलोमीटर में कुल दूरी कितनी है, तो चूंकि ये समान दूरी की यात्रा कर रहा है तीनों अलग अलग रफ्तार से, तो हमको क्या करना है, इन तीनों का औसत ले लेना है। तो तीनों का औसत ले लीजिए आप। तीनों का औसत क्या आएगा, 4, 5 और 6 का औसत हो जाएगा 5। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की तब रफ्तार से 74 मिनट, मिनट को हमको घंटे में कवर कर लेना है, तो 74/60 हो जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए मैंने 60 का भाग दे दिया। तो जो भी आएगा वो हमारे किलोमीटर आ जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं, 5 से 12 पंजे 60 हो जाएगा। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। टाइम दे रखा है उसने 4, 5 और 6 की रफ्तार से वह समान दूरी तय करता है। देखिए हम गलत कर रहे हैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। उसने क्या बोला है, दूरी समान तय करता है। तो मान लेते हैं अलग अलग करके देखते हैं उनका। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारे पास कुल समय दे रखा है, तो हम समय का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो समय बराबर क्या होगा, समय क्या दे रखा है, 74 मिनट। तो 74 को पहले तो घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो 74/60 हो जाएगा बराबर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी दे रखी है डी या x मान लीजिए, जो भी कुछ मानना चाहे, चलिए x ही मान लेते हैं। तो ये दूरी समान है 4, 5 और 6। तो दूरी बटे चाल 4, फिर दूरी बटे चाल, तो यहाँ बटे में 5 आ जाएगा, फिर दूरी बटे चाल, तो फिर बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि समान दूरी तय करता है, चाहे वो 4 से करे, 5 से करे या 6 से करे। तो हमने समान दूरी लिख ली। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 4 पंजे 20, 120, 60 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो 4 से हो जाएगा 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 10 छंग 60। इसका 30 भी आ सकता था, नहीं आ सकता था, हाँ ठीक है ना। x तो है ही सही, सबका कॉमन ले लिया x मैंने, ठीक है ना। इधर क्या है 60 और ऊपर है 74। तो इसको 60 को 60 से काट देते हैं। तो ये इन तीनों को जोड़ के बटे में भेज दीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 37, 37 बटे में जाएगा, तो 37 दूनी 74 हो जाएगा। तो x का मान आया 2 किलोमीटर। तो यहाँ भी 2 किलोमीटर चलेगा, यहाँ भी 2 चलेगा, यहाँ भी 2 चलेगा। तो 2, 2, 4 और 2 6, टोटल कितनी यात्रा करेगा वो, 6 किलोमीटर की। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, जल्दबाजी में हम कुछ गलत कर रहे थे पिछली बार। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक पुरुष से किसी संख्या का 53 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से 35 से गुणा कर दिया।
तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वो 1206 से, उत्तर से, सही उत्तर से 1206 कम था, तो गुणा करने की संख्या क्या थी। बहुत ही सरल प्रश्न है। मान लेते हैं कि वो गुणा की संख्या क्या थी, x थी। x मानकर कर लीजिए भाई, अपने पास तो x ही है सब कुछ मानने के लिए। तो निश्चित संख्या का 53 से गुणा करते हैं, यानी कि 53 से x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 53x। लेकिन उसने गुणा कर दिया 35 से, यानी उसको क्या प्राप्त हुआ है 35x। ठीक है ना। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वो सही उत्तर से, यानी कि ये जो उत्तर है, ये उत्तर हमको प्राप्त हुआ, लेकिन सही उत्तर ये है। सही उत्तर से 1206 कम था, यानी कि इसमें से 1206 हम घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ हो। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 35x को इधर भेज के घटा लेंगे, तो 35x को 53x में से, देखिए 53x ऐसा का ऐसा ही, 35x उधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 35x हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 1206 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1206 हो जाएगा। घटा लीजिए, 7 और 5 12, 8 और 5 13, 18, x बराबर 1206। तो 18 का भाग दे देते हैं, 18 पंजे 90, 18 चंगे 108, 18 7 126। तो x का मान हो जाएगा 67। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए इस टॉपिक के हमने 300 सवाल कर लिए हैं। हम अगली वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा समर्पण हम आपको दे पाएंगे। ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा हम हमारा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।